ओजोन के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा था हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, उसमें हमने हैलाइड्स देख ली थी ग्रुप 16 की। अब हम चलेंगे आगे, ओजोन पढ़ेंगे। सो ओजोन हम जानते हैं क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। तो O3 ओजोन होता है। अब हम उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं ओजोन से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन, वो सब अब आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर O3 है, तो 3 ऑक्सीजन का जो होगा आपस में बॉन्ड होगा। हम जानते हैं एक ऑक्सीजन जो होता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन 6 इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 6 इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये 6 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से जो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन को शेयर कर देता है, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी कितने थे, इसके पास ऑलरेडी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसने जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी शेयरिंग में इसमें पार्टिसिपेट कराया है। तो यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, अब इसका क्या होगा। हम जानते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो होता है बनाते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बच गया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसे दे देगा सिंपल, और एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा बिना इस ऑक्सीजन को बोले कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे। तो सिंपल जो ऑक्सीजन होता है वो अपने जो उसके पास स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे ऑक्सीजन को दे देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बना लिया है। अगर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये इस तरफ है। हो सकता है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किस तरफ हो, इस वाले ऑक्सीजन के पास हो, तो यही तो सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा ये बन गया है स्ट्रक्चर सेकंड, और ये थी इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर, हो गई है इसकी फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गई सेकंड। अगर हम इसकी रिजल्टेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन का जो होगा यहाँ पर कैसा बॉन्ड रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कभी इधर शिफ्ट हो रहा है कभी इधर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होता है बेसिकली, तो ये कभी इधर होता है शिफ्ट तो कभी ये उधर होता है, और इसे ये क्या बनाता है, कभी डबल बॉन्ड बनाता है और कभी इसे कोऑर्डिनेट। तो इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्शियल बॉन्ड्स आ गए, पार्शियल डबल बॉन्ड, ओके, पार्शियल डबल बॉन्ड, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर जो होता है ना क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो दोनों के दोनों बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए, है ना। बट इसका आंसर हमने अभी खुद ही पढ़ लिया है। इसका आंसर यही है कि आपके पास जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इसकी दिखाई दे रही होगी कि ये ज़्यादातर जो होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी जब ये रिजोनेटिंग रिजल्टेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों के पास कैसे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड है। और ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास आया है ये किसकी वजह से आया, ये आया है रिजोनेंस की वजह से। और यही जो कारण है इसको बनाता है ओजोन को, उसके दोनों के दोनों जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल रहती है। जानते हैं हम लोग कि इसका एक जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो होता है उसका डबल बॉन्ड होता है, बट वो जब रिजोनेंस होती है उसमें रिजोनेंस की वजह से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर उसके पास बनता है वो उसको जो है उसके दोनों बॉन्ड्स को इक्वल बनाता है, ठीक है। तो ये जो बात थी यही एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम करने वाले हैं यहाँ। तो अब हमारे पास वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन है व्हाई ऑल बॉन्ड्स इन ओजोन आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास, यानी कि 2 ही हैं मेनली, तो वो दोनों के दोनों जो हैं इक्वल लेंथ के कैसे हैं, जबकि एक डबल बॉन्ड है एक आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो उनकी लेंथ तो ऑफकोर्स अलग अलग होगी, तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा रीज़न वही लिखेंगे जो हमने अभी तक समझा है, that this is due to resonance in ozone due to which every bond on ozone acquires partial double bond character। तो ये हो किसके वजह से रहा है, ये हो रहा है partial double bond character की वजह से। तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो हम ओजोन को कैसे प्रिपेयर करते होंगे, ठीक है। ओजोन तो हमारे पास बनी है, हम उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो है आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर प्रिपरेशन जो है आपके पास ऑक्सीजन लेंगे हम, यहाँ पर ऑफकोर्स ये ऑक्सीजन से बन रहा है तो ऑक्सीजन ही हमें लेनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन हम यहाँ पर लेते हैं और इसको हम क्या डालते हैं, इस ऑक्सीजन को हम डाल देते हैं ओजोनाइज़र में। ओजोनाइज़र में होता क्या है बेसिकली, वहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज,
साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये O2 जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा ओजोन में। हो किस में रहा है ये चीज़ें, हम एक ओजोनाइज़र ले रहे हैं, उसमें हम ये बनाएंगे, ओजोनाइज़र में बनाएंगे, तब ये जो O2 होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी O3 में, जिसका कलर होता है पेल ब्लू। ठीक है, पेल ब्लू कलर का हमारे पास इसका कलर होता है, पेल ब्लू। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन अगर हम इसे बैलेंस करें तो आपको दिखा होगा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3O2, और ये क्या हो जाएगा 2O3 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास ओजोन बन जाता है। और हम इसे बनाते हैं किसमें, ओजोनाइज़र में बनाते हैं, जिसमें हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है देते हैं, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते रहता है, ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पर फिर ये O2 से O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास जो हमारा ओजोन है वो तैयार हो जाता है। अब हम देखेंगे जो ओजोन है वो हमारे पास क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, आंसर मत पढ़िए यहाँ पर, इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन देखनी चाहिए। हम जानते हैं O3 जो होता है वो किस में टूटता है, O2 में, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जो है, क्योंकि एक ही तो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा O3 में, अगर आपके पास 2 हैं, अगर वो एक को स्टेबल फॉर्म में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है तो एक नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है कि नहीं करता है, इसके लिए आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी जो आपके पास एलिमेंट है वो अगर नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, अकेला ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, नो मैटर्स वो 3 है 4 है कितने भी है, ठीक है, या फिर एक ही है, तो अगर आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन उसने रिलीज़ किया है तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ओजोन जो होता है वो भी बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा, उसमें खुद में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन तो ऑफकोर्स रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो है ओजोन जो होता है बहुत अच्छा रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर ओजोन है, वो बहुत अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ वही लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई है, ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसी वजह से वो क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम जैसे हमने पहले देखा था जनरल रिएक्शंस देखी थी हमने, ताकि अगर कभी भी उसका, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को, है ना, खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ये चीज़ हमने देखी थी, राइट। तो हमने यहाँ पर भी वही देखना है जनरल रिएक्शन में, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसने रिएक्ट किया है हमारे ओजोन से, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो X होगा, X ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो वो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो इसने देखिए जैसे अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट जैसे X है तो उसको ऑक्सीडाइज किया तो वो बन गया अभी Y, है ना। और हम जानते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिकली वो क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर देता है। O3 जो होता है, अपनी जो रिड्यूसिंग फॉर्म आप जानते हैं क्या होती है उसकी, O2 होती है, तो O2 में कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होकर के। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओजोन है इसने रिड्यूस कर दिया है किसके फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तो यही जो जनरल रिएक्शन है हमें अभी देखनी है कि यहाँ पर X एलिमेंट कौन होगा, Y एलिमेंट कौन होगा, जैसे हमने पहले देखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चलने वाला है। तो जैसा हमने देखा था ग्रुप 15 में, वैसे ही हमने यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ पर हमने जैसे ग्रुप 15 में देखा था नाइट्रिक एसिड का, अब यहाँ पर हम देखेंगे ओजोन का। ठीक है, यहाँ वहाँ पे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की सिचुएशन आई थी, बट यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि ओजोन अपने आप में गैस है, तो यहाँ पर उसके लिए डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर एक्स जो होता है, एक्स जो भी हमारे पास रहेगा, ये सारे जो है एक्स हैं, एक्स जब ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, वाई बन जाएंगे। अब यही तो हमें देखना है कि जो वाई बनेंगे वो वाई क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी PbS आएगा तो PbS ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि उसके पास आप ऐसा सोच सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाएगा। तो PbS जब ऑक्सीडाइज होगा तो PbSO4 बनाएगा, लेड सल्फेट। ठीक है, PbSO4 बना देगा। CuS आप जानते हैं ये क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट बना देगा। ठीक है, फिर ZnS है तो ये क्या बना देगा, ZnSO4। सिंपल था, है ना, इतना तो ये सिंपल है। अब यहाँ पर आ जाइए, HCl है यहाँ पर, है ना, HCl जो है HCl बनाएगा Cl2, तो ये हमेशा Cl2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने वहाँ पे नाइट्रिक एसिड के केस में याद किए थे, एक्स जो थे ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी याद करने हैं। PbS जो है PbSO4 में होगा, CuS जो है CuSO4, ये तो सिंपल है।
ZnS जिंक सल्फेट में, HCl Cl2 में। उसी तरह अगर Br है, HBr भी तो वैसे ही है ना जैसे HCl है, तो ये भी क्या होगा, Br2 के फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे पे यहाँ पर KNO2 आता है, ठीक है। तो KNO2 जो होता है ये किसके फॉर्म में होता है, KNO3 में। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया है। तो KNO2 जो होता है KNO3 के फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और KI जो होता है I2 के फॉर्म में हमने किया हुआ है, KI जो होता है I2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है। FeSO4 जो होता है इसका हमेशा क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, Fe की जो पहले इसकी थी, जो इसकी पहले 2 थी, यहाँ पर 2 है अभी, अब 2 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। जब इसकी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बढ़ी हुई जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि +3, अगर हम इसकी +3 मान ले और इसकी तो हम जानते हैं -2 होती, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये बन गया। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हो ही क्या रहा है, सिंपल सी बात है, चार्ज बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास KOH। KOH का थोड़ा अलग है, यहाँ पर KOH की जो है स्पेशल केस बनाता है। यहाँ पर KOH यहाँ पर जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो अपनी एक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आयनिक फॉर्म होती है K पॉजिटिव O3 नेगेटिव, ओजोनाइड बनाता है ये, पोटेशियम ओजोनाइड है ये, पोटेशियम ओजोनाइड बनाता है ये। तो ये थोड़ा जो है आपको समझना है यहाँ पर कि ये क्या बनाता है, पोटेशियम ओजोनाइड बनाता है। जब भी KOH ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम ओजोनाइड बनाएगा। अब हम इसे यूज़ करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आता है यहीं पे यूज़ होते हैं। इससे पहले एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे जिससे कि आपको ये करने में आसानी हो। तो PbS का आपको याद होगा PbSO4, कॉपर सल्फेट जो होगा CuS जो होगा कॉपर सल्फेट में, ZnSO4 में, HCl जो होगा Cl2 में, HBr Br2 में, ये तो आपको याद हो गए होंगे, है ना। बस इतने याद नहीं हुए होंगे। तो KNO2 जो होगा KNO3 में कन्वर्ट होगा, KI जो होगा I2 में होगा, और उसी तरह FeSO4 जो होगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। आपको खुद ही करना होगा, ये आप जानते हैं SO4 होता है -2, बस आपको क्या करना है, Fe की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पहले थे हम जानते हैं, जो Fe होता है वो 2 और 3 दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या बस क्या कर देना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देनी है, +3 कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा। याद आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको कभी रटने की जरूरत ना पड़े, राइट। अब KOH जो है उसका बस आपको मैंने बताया है कि उसका पोटेशियम ओजोनाइड बनाता है, वो थोड़ा स्पेशल है ना, K पॉजिटिव O3 नेगेटिव बनाता है ये पोटेशियम ओजोनाइड। तो अब हमारे पास अगर रिएक्शन में ये आता है तो इसी तरह से आपके पास बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने पढ़ा हुआ है जनरल रिएक्शन, इसी को हमें फॉलो करते जाना है। X के एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो Y में कन्वर्ट होंगे, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और ओजोन हमेशा रिड्यूस किस में होगा, O2 में होगा। तो ये जो चीज़ है हमेशा फॉलो होगी, हमेशा, राइट। तो अब हम फटाफट से कंप्लीट द रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। कंप्लीट द रिएक्शन में सबसे पहला है PbS प्लस ओजोन। PbS जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपने साथ वाले को हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और PbS जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या बनाता है, PbSO4। और ओजोन जब भी रिड्यूस होता है तो वो बनाता है O2। यहाँ पर भी क्या है, ZnS है, तो ZnSO4 में ऑक्सीडाइज होगा, और O3 जो होता है रिड्यूस होता है O2 में। उसी तरह यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट प्लस O2। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो ये जो है इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर आगे हमारे पास KOH प्लस ओजोन, है ना। यहाँ पर KOH का भी मैंने आपको बताया था, KOH किस में टूटता है, पोटेशियम ओजोनाइड में टूटता है, ओके। KO3 प्लस O2, ठीक है। इसमें एडिशनल क्या होता है, एडिशनल होता है जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो मिलकर के यहाँ पे वाटर निकाल लेते हैं। ये तो आप समझ जाएंगे, है ना। बस यहाँ पे सिर्फ इनमें जो है आपको हाइड्रोजन दिखा, आपको कहीं जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे वाटर का निकलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड अगर रिएक्टेंट में अगर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपके पास H2O जो होता है बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पर भी सेम केस लग रहा है, H2O जो है बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है FeSO4 प्लस O3 प्लस H2SO4, इस तरह से ये आएगा हमेशा। तो FeSO4 जो है अभी हमने देखा था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ जाती है तो ये हो जाता है Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, होल थ्राइस हो जाता है। और यहाँ पर जो O3 होता है ये हमेशा O2 के फॉर्म में टूटेगा।
और ये जो H2SO4 है ना, ये H2SO4 जो होता है, ये जो होता है यहाँ पर इस FeSO4 के साथ भी मिल गया, बचे हुए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो यहाँ पर वाटर में बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है Ki प्लस H2O प्लस O3। इसका मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है कि Ki जो है वो I2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होता है। H2O जो होगा यहाँ पर इस तरफ H2O होगा तो इस तरफ हमेशा क्या निकलेगा, KOH निकलेगा, क्योंकि K और OH मिल करके अपना कंपाउंड KOH बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर KOH बनाएंगे ये लोग, और ये बन गया हमारे पास रिड्यूस होकर के O2। ठीक है, इतनी बात थी यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे KOH जब भी इस तरफ था तो उसने हमेशा वाटर दिया इधर, और K का जो भी प्रोडक्ट है उसने वो दिया है। बट यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा ये Ki अगर इधर रहेगा तो Ki जब इधर रहेगा तो इधर क्या बनेगा, KOH बनेगा। वो K और OH के साथ मिल करके KOH बना लेगा, वाटर नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि वाटर ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में वाटर जब है तो प्रोडक्ट साइड में वाटर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, KOH बन रहा है HOH की जगह। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट है नोट करके मेटल्स का। अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करवा दें ओजोन से तो तब क्या होगा। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं O3 से, और मेटल्स भी कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव या फिर रिएक्टिव आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लेस एक्टिव अगर मेटल रहेगा और वो ओजोन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा की तरह मेटल और ओजोन मिलकर के मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ ये बनाएगा O2। ठीक है, तो ये जो होता है मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटल ऑक्साइड, और बच गया जो हमारे पास O2, तो वो O2 के फॉर्म में एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो मेटल्स रहेंगे, मेटल्स के केस में कैसा होगा, और मेटल्स कौन कौन से होंगे, लेस एक्टिव कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देखिए, लेस एक्टिव मेटल्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है Ag सिल्वर, और मरकरी कॉपर। ये हम जानते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मेटल्स उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, है ना। तो ये वाले मेटल्स का अगर रिएक्शन करवा दें हम ओजोन से, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव वाले तो ज़्यादा उनमें ज़्यादा ही रिएक्शन हो जाएगी, हम जानते हैं, है ना, इसलिए हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप यहाँ पर, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, जैसे Ag का एग्जाम्पल लिया और बाकी में भी सेम ट्रेंड चलेगा, Ag प्लस ओजोन गिव्स, अभी मैंने बताया था मेटल ऑक्साइड बनेगी, यानी कि Ag की ऑक्साइड बनेगी। Ag और O मिलकर के बनाएंगे, हम जानते हैं Ag और O जो होते हैं, O क्या होता है, -2 होता है, Ag +1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Ag2O। और उसके बाद ओजोन जो होता है हमेशा रिड्यूस होता है O2 के फॉर्म में, ये इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ऑक्सीडाइज हुआ है और ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी से रिगार्डिंग है। यहाँ पर हमने मरकरी भी लिया है मेटल, तो एक क्वेश्चन इसमें आता है, मरकरी में बनता है, जब हम मरकरी का ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो अब हमारे पास सेम ऐसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी हमने सिल्वर को रिएक्ट करवाया ओजोन से, उसी तरह हम अगर मरकरी को ओजोन से रिएक्ट कराएंगे तब ये जो क्वेश्चन होता है तब ये बनता है, तब ये दिमाग में आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज टेलिंग ऑफ मरकरी मीन्स। टेलिंग मतलब होता है एक टाइप का पीछा करना होता है, वैसे हम बोलते हैं, है ना। बट यहाँ पे टेलिंग का जो मतलब है वो सिंपल एक पीछा करने से भी नहीं है, रिएक्ट करने से भी है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मरकरी होता है वो रिएक्ट करता रहता है किससे, ओजोन से। ये हम रिएक्शन के फॉर्म में से शो करेंगे। अभी जैसे हमने सेम रिएक्शन दिया था वैसे ही यहाँ पर भी हम अभी रिएक्शन देंगे। यहाँ पर हम Hg का रिएक्शन करवाएंगे ओजोन से, ओजोन का रिएक्शन करेंगे तो हम जानते हैं Hg की क्या बन जाएगी, ऑक्साइड बन जाएगी। दोनों जो होता है +2 -2 मिल करके HgO बना देते हैं। ठीक है, HgO प्लस यहाँ पर ओजोन जो होता है हमेशा O2 के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, तो ये बन जाता है O2। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप जानते हैं ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर टेलिंग का मतलब क्या है, इस रिएक्शन से कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। अब आपको ये पर ध्यान से समझनी होगी। टेलिंग ऑफ मरकरी का यहाँ पे मतलब सिंपल सा है कि जो मरकरी है वो स्टार्ट हो जाता है रिएक्ट करना किससे, ओजोन से, है ना। तो यहाँ पे तभी HgO भी बन रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। मगर एक और चीज़ यहाँ पे जो आपको समझनी है, होता क्या है जब हम मरकरी को हम ओजोन के कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है कि वो अपना मिनिस्कस, आप जानते हैं कि मरकरी का मिनिस्कस दिखता है हमें, है ना। हम यूज़ करते हैं बहुत जगह मरकरी को ताकि हम उसे देख सके, वाटर लेवल जो है उसे देखने के लिए, या फिर बहुत सी जगहों में यूज़ होता है, आप जानते हैं। तो वो अपना मिनिस्कस खो करके वो क्या करता है, अगर ओजोन के कांटेक्ट में आ गया है तो वो ओजोन से रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है और अपने HgO बनाने लग जाता है, यानी कि वो उससे चिपकना स्टार्ट हो जाता है।
किससे? हमारा जो ओजोन है उससे चिपकना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे हम बोलते हैं, इस वर्ड हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो है टेलिंग ऑफ मरकरी। तो मरकरी जो है अपना मिनिस्कस खो करके उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, तो अपना मिनिस्कस जो होता है ये छोड़ देता है, और वो क्या होता है, जो हमारे पास जो ग्लास होता है, आप जानते हैं ग्लास के अंदर जो होता है वो उससे चिपकना स्टार्ट हो जाता है। इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं, उसे टेलिंग ऑफ मरकरी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन ओजोन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मरकरी देन मरकरी लूजेज इट्स मिनिस्कस, ठीक है, मिनिस्कस लूज कर देता है, एंड स्टार्ट स्टिकिंग टू द ग्लास, जो भी हमारे पास ग्लास है उससे चिपकना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज टेलिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। तो रिएक्शन के सेंस में भी था, बट ये और किसके सेंस में था कि वो जो उसके पास वॉल है, उसकी ग्लास वॉल है, उससे भी स्टिक होना स्टार्ट हो गया है, उसने अपना मिनिस्कस खो दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग एक्शन। हमने पहले देखा था ब्लीचिंग एक्शन दो तरीके का होता है। ब्लीचिंग एक्शन एक होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी परमानेंट, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला क्या होता है, हमेशा टेम्परेरी होता है। ये हमने पढ़ा था, राइट। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग एक्शन जो है इसे पढ़ रहे थे, यहाँ पे सिंपल सा एक हमने इसका स्टेटमेंट लिख दिया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारे पास ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट यहाँ पर इसके अगर हम जब यूज़ करते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो ओजोन होता है वो एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? वर्क्स एज ए माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एक्शन का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप लिख सकते हैं, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ओजोन जो होता है माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये आप सिंपल सा इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। एक हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का भी यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे इसको भी। गिव वन रिएक्शन टू जस्टिफाई रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ओजोन। ओजोन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने देखा, रिड्यूसिंग एजेंट अभी तक हमने देखा नहीं, रिड्यूसिंग नेचर हमने अभी तक नहीं देखा है इसका। तो रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है इसका, इसे देखने के लिए हम यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का रिएक्शन करवाते हैं ओजोन से। जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे थे कि ओजोन जो होता है दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो क्या हो जाता है, वो खुद को रिड्यूस करके ऑक्सीजन जो हमारे पास ओजोन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो H2O2 है, यहाँ पर H2O2 की अगर हम देखें, आप जानते हैं हमें परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। तो ये जो होता है कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O। अब यहाँ पर H2O में आप जानते हैं इसकी कितनी है, -2 है। तो ये -1 से -2 है, यानी कि और कम हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है ना, इसका रिडक्शन हुआ है। और आप जानते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन करा दे उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो जो ओजोन है वो यहाँ पर उसने कैसे वर्क किया, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क किया है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के पीछे आप बोल सकते हैं यहाँ पर रीज़न जो था, यहाँ पे परऑक्साइड का रिएक्शन करा है। परऑक्साइड हम जानते हैं अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो अपनी स्टेबल फॉर्म H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पास ओजोन होता है, ओजोन जो होता है वो वाटर के फॉर्म HO2 के फॉर्म में निकल जाता है, और वो क्या बन जाता है, अच्छा। इसके वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, वो एक रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, कौन, ओजोन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.